हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर 3 विद्युत रसायन का सेल का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने प्राथमिक सेल के बारे में पढ़ा था। प्राथमिक सेल वो सेल होते हैं जिनको सिर्फ एक ही बार उपयोग किया जाता है और फिर वो फेंक दिया जाता है, मतलब वो चार्जेबल नहीं होता है। प्राथमिक सेल का हमने पहला उदाहरण पढ़ा था शुष्क सेल। अब आज हम प्राथमिक सेल के अंतर्गत दूसरा भाग पढ़ रहे हैं मरकरी सेल, है ना। तो आज का हमारा जो सेल है उसका नाम है मरकरी सेल, या इसको पारद सेल भी कहते हैं, है ना। इसको हम इस तरह से मरकरी सेल भी कह सकते हैं। ये जो सेल होते हैं ये बहुत छोटे से होते हैं, इनको बटन सेल भी कहते हैं, है ना। बटन के साइज़ के होते हैं, इसलिए इसको हम बटन सेल भी कहते हैं। और एक बात और है कि इस सेल का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, बहुत सूक्ष्म होते हैं ये साइज़ में। तो एक तो हमारी जो रिस्ट वॉच होती है, हाथ की घड़ी, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो लोग बहुत कम सुनते हैं उनको मशीन लगाई जाती है कानों में, तो जो श्रवण यंत्र होते हैं, है ना, श्रवण यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये दो मुख्य चीज़ें हैं, सिर्फ इन दोनों में ही इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। अब देखिए, जब भी हम किसी सेल की बात करते हैं, चूँकि ये जो मरकरी सेल है किस टाइप का सेल है, ये है प्राइमरी सेल, है ना। तो प्राइमरी सेल का मतलब ये है कि इस सेल से जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी उसका उपयोग करने के पश्चात ये फिर किसी काम के नहीं होते हैं, इनको हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं। और किसी भी सेल में हमको तीन मुख्य चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो इलेक्ट्रोड्स मतलब एनोड और कैथोड, और तीसरी चीज़ होती है विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो हम ये देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो एनोड होता है वो किस चीज़ का बना होता है ना। इसका जो एनोड होता है वो जिंक अमलगम का बना होता है। अमलगम का मतलब क्या चीज़ है कि जब भी किसी धातु के साथ Hg को लिखते हैं, Hg मतलब कि पारा, तब उसको अमलगम वर्ड्स यूज़ किया जाता है। मतलब जिंक मरकरी नहीं बोलेंगे इसको हम, इसे हम कहेंगे जिंक अमलगम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया जाए Na सिंगल बॉन्ड Hg, तो सोडियम अमलगम, Mg सिंगल बॉन्ड Hg, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहेंगे हम मैग्नीशियम अमलगम। तो एनोड के रूप में इसके अंदर क्या होता है, जिंक अमलगम, और कैथोड के रूप में इसके अंदर भरा होता है, कैथोड के रूप में होता है मरकरी ऑक्साइड HgO और कार्बन का पेस्ट, मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट। ठीक है, ये कैथोड और एनोड तो हो गए, परंतु अब इसके अंदर विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में क्या होता है, इसमें विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में भरा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट। ठीक है, ये दोनों क्या काम करते हैं, ये विद्युत अपघट्य विलयन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया बिल्कुल कि जो मरकरी सेल होते हैं वो हाथ घड़ी या श्रवण यंत्रों में यूज़ किए जाते हैं, छोटे आकार के होते हैं। एनोड जिंक अमलगम, कैथोड मरकरी ऑक्साइड और कार्बन के पेस्ट के रूप में होता है, और विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में KOH या ZNO का पेस्ट होता है। अब इसका चित्र कैसा होगा, तो इसका डायग्राम बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, ये एक छोटा सा हमने बटन जैसा बना दिया है ना, इसके बीचों बीच में ये तो है हमारा इलेक्ट्रोड, और ये इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसी। ये हमारा बटन सेल है, इसको बीच में से, ये बटन सेल आपका बन चुका है। इस बटन सेल में मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया है ना, ये केवल इतना, और इसको बीच में एक लाइन को ऐसे कंप्लीट कर देते हैं। तो इस पूरे सेल के अंदर ये वाला हिस्सा जो होता है ये जिंक और अमलगम का बना हुआ क्या होता है, एनोड। इस एनोड, आपको पता है हेलोन शब्द हमको याद है ना, तो एनोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है जिसपे ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। और इसके अंदर जो कैथोड होता है, कैथोड काय का बना होता है, मरकरी ऑक्साइड और कार्बन के पेस्ट का। ये जो होता है HgO प्लस कार्बन का पेस्ट, ये तो है कैथोड, है ना, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। और यहाँ पर भरा हुआ रहता है इसके अंदर क्या चीज़ भरी होती है, KOH और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट। तो इसका डायग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, खास इसके हम समीकरण या रिएक्शन देखते हैं। तो अब हम लिखेंगे इसमें होने वाली अभिक्रियाएं। तो देखिए, एनोड जो होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागना।
इलेक्ट्रॉन को त्यागना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करना अपचयन। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होगी। अब मेन समीकरण लिखने के पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ साइड में बता दूँ कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, इसका जब आयनन होगा तो K+ और OH- आयन प्राप्त होंगे, है ना। तो OH- आयन इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो देखिए समीकरण कैसा होगा। अभिक्रियाओं में सबसे पहले हम लिखेंगे एनोड की रिएक्शन। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होने वाली है और एनोड किस चीज़ का बना है? जिंक अमलगम। ये जो जिंक अमलगम है ये हाइड्रोक्सिल आयन से क्रिया करता है। हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ से आया? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो आयन होता है उससे। तो ये बना लेते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस H2O। जिंक ऑक्साइड प्लस H2O। अब ये देखो जिंक ऑक्साइड तो क्लियर हो गया, H2O के लिए 2 हाइड्रोजन्स चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 OH लिख देते हैं। एक ऑक्सीजन तो जिंक के साथ चला गया, बचा क्या? H2O। और चूंकि ये कौन सी क्रिया है? ऑक्सीडेशन, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भी मुक्त होते हैं। जिंक द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन भी त्यागे जाते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आप सोचोगे अमलगम कहाँ चला गया? अमलगम जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। जिंक ने हाइड्रोक्सिल आयन से ऑक्सीजन को लिया, तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना ऑक्सीडेशन, है ना। और H2O बचा, तो ये H2O, और क्योंकि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन त्याग कर भी बता दिया। कैथोड पर जो क्रिया होती है वो किस तरह से होगी? कैथोड किसका बना हुआ है? मरकरी ऑक्साइड और कार्बन के पेस्ट का। तो मरकरी ऑक्साइड पर वो जो H2O के अणु थे जो मुक्त हुए थे, वो H2O के अणु क्रिया करते हैं। साथ में रिडक्शन रिएक्शन में यानी अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को गेन किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे आगे थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन मरकरी ऑक्साइड द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और ये बदल जाता है Hg प्लस ये ऑक्सीजन और ये OH, मतलब कि 2 OH का माइनस चार्ज। ये फिर से बन गए, मतलब जितने हाइड्रोक्सिल आयन हमने KOH वाले यूज़ किए थे वो वापस से बन जाते हैं, है ना। तो ये कौन सी समीकरण हो गई? ये हो गई रिडक्शन अभिक्रिया। अब हमें यहाँ पर सेल की संपूर्ण क्रिया लिखनी होगी। संपूर्ण अभिक्रिया, है ना। संपूर्ण अभिक्रिया में क्या होता है कि जो चीज़ें कॉमन है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर त्यागे गए थे पहले, इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन, तो इसको इससे हम कट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो 2 हाइड्रोक्सिल आयंस थे ये KOH से लिए गए थे, हमने यूज़ किए थे और यूज़ कर लिए, तो उसके बाद हमने इसको दोबारा से बना दिया। मतलब KOH के की सांद्रता को हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, तो हम इसको इससे काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो बचा उसको हम इजीली नोट कर लेते हैं। ऊपर क्या है? जिंक अमलगम, है ना। और अच्छा एक चीज़ और हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये H2O और ये H2O, इसको भी हम कट कर सकते हैं। तो जिंक अमलगम और यहाँ पे बचा HgO मरकरी ऑक्साइड इज इक्वल टू ऊपर क्या बचा? जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। ये है हमारी संपूर्ण अभिक्रिया। इस संपूर्ण अभिक्रिया में भी आप अलग अलग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ढूंढ सकते हैं। कैसे? देखिए ये HgO है ना, और ये है Hg। क्या हो रहा है यहाँ पे? मरकरी ने ऑक्सीजन को त्यागा, ऑक्सीजन को त्यागना क्या कहलाता है? अपचयन। तो वैसे भी देख लो कि कैथोड पर अपचयन वाली रिएक्शन ही होती है। इसी प्रकार से जिंक अमलगम, और ये है जिंक ऑक्साइड। जिंक ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, ऑक्सीजन को ग्रहण करना ऑक्सीकरण होता है, तो यहाँ पर होगा ऑक्सीकरण। और जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये पूरी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सिंपल सा सेल था। अच्छा इसमें हम एक बात और बताएंगे कि ये जो पूरा सेल है मरकरी सेल, इसका जो विभव है कितना है, कितने वोल्टेज की विद्युत धारा प्राप्त होती है? 1.35 वोल्ट की हमें इस पूरे में विद्युत धारा प्राप्त होती है। और एक और बात, ये जो सेल होता है इसका विभव सदैव स्थिर होता है। विभव स्थिर होता है का मतलब इस सेल में जो वोल्टेज है वो 1.35 का प्राप्त होता है। इसका विभव इसलिए स्थिर होता है क्योंकि जो KOH है इसकी सांद्रता भी हमेशा स्थिर होती है, इसकी मात्रा में कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर ऐसा होता कि इसका विभव जैसे पहले रिएक्शन है वो पहले फास्ट होती और फिर बाद में स्लो होती, तो हम हमारी घड़ी में जो सेल लगाते हैं, आपकी घड़ी जल्दी जल्दी चलती और कुछ दिनों के बाद फिर वो धीरे धीरे चलती। ऐसा नहीं होता है, घड़ी जो है वो एक नॉर्मल स्पीड से चलती है। तो ये जो मरकरी सेल होता है इसमें ये 2-3 बातें याद रखना है कि वोल्टेज 1.35 का होता है,
ये इसका विभव जो है वो हमेशा स्थिर होता है, क्योंकि KOH की सांद्रता भी स्थिर होती है, इसलिए ये एक समान गति से इसमें अभिक्रिया चलती रहती है। बहुत सिंपल सा सेल था, प्राइमरी टाइप का सेल था, है ना। अब आते हैं अपन नेक्स्ट सेल पर। हमारे अगले सेल का नाम है सेकेंडरी सेल, है ना। इसको अपन हटा देते हैं। अब प्राइमरी सेल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी सेल, है ना, मतलब कि द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल किनको कहते हैं हम? ऐसे सेल जिनको अनेकों बार यूज़ किया जा सकता है, मतलब ऐसे सेल जिनका हम उपयोग सिर्फ एक बार नहीं करते हैं बल्कि उन्हें बार बार उपयोग कर सकते हैं। एक बार उनका उपयोग कर लेने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और फिर उनको दोबारा से चार्ज किया जाता है। मतलब जो द्वितीयक सेल होते हैं वो चार्जेबल होते हैं, है ना। चार्जेबल यानी कि जिनको दोबारा से चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। तो जिनका अनेकों बार प्रयोग कर सकते हैं, जिनको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, वो हमारे द्वितीयक सेल होते हैं, है ना। और द्वितीयक सेल जो होते हैं जब वो बहुत सारे सेलों के योग से बनते हैं तो उसको बैटरी भी हम कह सकते हैं। तो द्वितीयक सेल के अंतर्गत दो टाइप के सेल पढ़ना है हमको, एक तो ईंधन सेल और एक सीसा संचयक सेल। तो पहले हम शुरुआत करते हैं, हेडिंग डालेंगे सीसा संचायक सेल, है ना। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं लेड पीबी, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो लेड स्टोरेज बैटरी को जब हम स्टार्ट करते हैं बनाना तो इसमें दो तरह की रिएक्शंस हैं। एक तो हम सेल को जब उपयोग करते हैं तो जब हम सेल का इस्तेमाल करते हैं तब वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगते हैं। जैसे आपका मोबाइल 100% फुल चार्ज है और आप उसका उपयोग कर रहे हो, तो उपयोग करते समय वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज होते समय की जो समीकरण है वो अलग है, और डिस्चार्ज होने के बाद जब हम उसको दोबारा से चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के दौरान उसकी समीकरण अलग होती है। तो ये जो सीसा संचयक सेल होते हैं इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़े आकार का सेल होता है ये, हैवी होता है ये, और इसका इस्तेमाल किया जाता है एक तो वाहनों में, है ना, गाड़ियों में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके अलावा आपका जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर की जो बैटरीज होती है, इन्वर्टर की बैटरी में इनका इस्तेमाल होता है ना। ये दो इसके मुख्य उपयोग हैं, बाकी तो बहुत सारे इसके यूज़ हैं, लेकिन ये दो मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम जब किसी भी सेल की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोड्स, है ना। इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं एनोड और कैथोड को। इसके अलावा तीसरी चीज़ होती है विद्युत अपघट्य विलयन, जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो इसमें जो एनोड होता है वो होता है लेड का, है ना। लेड और एंटीमनी की जाली के अंदर ये बंद रहता है, लेड धातु। और जो कैथोड होता है वो होता है लेड ऑक्साइड, PbO2 का। लेड का बना एनोड और लेड ऑक्साइड से बना कैथोड, ठीक है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, मतलब कि जो इसका विद्युत अपघट्य विलयन जो होता है, इसमें विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में होता है 1.38 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। या हम ये भी कह सकते हैं कि 38% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल, ये इसका विद्युत अपघट्य विलयन होता है ना। अब ये सब तो समझ में आ गया। अब होता क्या है, ये जो सेल है, इस सेल का पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम निरावेशन और आवेशन दोनों की रिएक्शंस को पढ़ के देखेंगे। तो देखिए, इस सेल में जो सीसा संचयक सेल होता है, इस सेल के अंदर जैसे मान लीजिए हम 3 एनोड और 3 कैथोड लेंगे, तो 3 एनोड और कैथोड लेने से 6 वोल्टेज की बैटरी, 6 वोल्टेज हमको प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम 6 एनोड और 6 कैथोड लेंगे तो हमें 12 वोल्टेज की बैटरी प्राप्त होगी। तो डिपेंड करता है आप कितने लेते हैं इसमें सेल। तो देखिए, हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि सबसे पहले तो हमने 1, 2,
3 4 5 6, है ना। ये हमने 6 तरह के इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, है ना। ये हमने 6 इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। इन 6 इलेक्ट्रोडों में से आप 6 की बजाय 12 भी ले सकते हैं। 6 इलेक्ट्रोडों में से जो 1 3 और ये 5 नंबर का जो इलेक्ट्रोड है, 1 3 और 5, ये तीनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो एनोड का कार्य कर रहे हैं। और एनोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, जो कि लेड है। लेड के बने 3 इलेक्ट्रोड्स हैं, जबकि 2, है ना, इसे जाली बना देते हैं इसकी, 2 4 और ये 6 नंबर पे जो आपको इलेक्ट्रोड्स दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड्स बने हैं कैथोड के, है ना। ये कैथोड का बना इलेक्ट्रोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, जबकि कैथोड किसका बना हुआ है, लेड ऑक्साइड का। और ये जो जाली है ना, ये लेड और एंटीमनी की जाली है, इसके अंदर ये लेड ऑक्साइड भरा हुआ होता है और इस पर कौन सी क्रिया होती है, हमेशा रिडक्शन यानी कि अपचयन की क्रिया होती है। तो ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है। ये इलेक्ट्रोड्स हमने बना लिए इजीली। अब इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है, जो विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा है वो क्या है, 38% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए, ये तो एक कॉमन चीज़ है कि हमारे पास में ये जो सेल है, इस सेल के अंदर लेड का बना एनोड और लेड ऑक्साइड का बना कैथोड होता है। और 3 या 6 सेलों को जब आपस में जोड़ते हैं तो 6 या 12 वोल्टेज की बैटरी प्राप्त होती है। मैंने अभी यहाँ पे 3 सेलों को जोड़ा है, 3 एनोड, 1 3 5 नंबर का एनोड और 2 4 6 नंबर का कैथोड है। तो 3 एनोड और 3 कैथोड हैं, तो उससे 6 वोल्टेज की बैटरी प्राप्त होगी। अगर 6 आप एनोड कैथोड बनाओगे तो 12 वोल्टेज की बैटरी इसमें बनती है। इसके अंदर लेड का बना एनोड है और लेड ऑक्साइड का बना कैथोड है, जो कि लेड और एंटीमनी की महीन जाली के अंदर बंद होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व 1.38 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। जब इसका घनत्व इस पर्टिकुलर नंबर से कम हो जाता है या जब 38% की तुलना में इसकी सांद्रता घट जाती है तो आपका इस सेल काम करना बंद कर देता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन की रिएक्शन होगी। लगातार जब रिएक्शन होगी ना, तो ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो काय में चेंज हो जाता है, लेड सल्फेट में। सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 38% है, लेकिन जब वो लेड सल्फेट, सॉलिड लेड सल्फेट में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका सेल काम करना बंद कर देगा। तो सबसे पहले हम इसमें रिएक्शन देखते हैं डिस्चार्ज के दौरान, है ना। अभिक्रियाएं 2 तरह की होगी। सबसे पहले हम लिखते हैं निरावेशन, मतलब कि हम ये कहेंगे कि उपयोग करते समय या डिस्चार्ज के समय, जब हम इस बैटरी का यूज़ कर रहे हैं और बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तब उस समय क्या रिएक्शन इसमें होती है। तो देखिए, जो आपका एनोड होता है वो काय का बना है, एनोड किस चीज़ का बना है, लेड का, है ना। लेड का बना जो एनोड होता है उस पर सल्फ्यूरिक एसिड का देखो आयनन करेंगे हम, H2SO4 का अगर आप आयनन करोगे तो H, मैं इसको यहाँ अलग से लिख देती हूँ ताकि आपको यहाँ समझ में आए। H2SO4 का जब हम आयनन करेंगे तो H पे प्लस चार्ज और सल्फेट पे माइनस चार्ज होते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो हाइड्रोजन आयंस कितने हो जाएंगे, 4, और सल्फेट आयन कितने होंगे, 2। तो हमको इनका भी यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि लेड जो होता है वो सल्फेट आयन से क्रिया करता है ना। लेड जब सल्फेट आयन से क्रिया करेगा तो क्या होगा, PbSO4 बन जाएगा और बदले में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी मुक्त होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मुक्त हुए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मुक्त हुए, देखो Pb ने पहले समझ लो 2, ये ऐसा हुआ होगा। ये वो रिएक्शन है जो कि अपने को यहाँ पे मेनली बतानी नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड का आप आयनन करोगे तो हाइड्रोजन आयन अलग, सल्फेट आयन अलग हो जाएगा। लेड पहले 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्योंकि लेड जो है वो एनोड का है ना, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ इसको, है ना। लेड 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा
तो इस तरीके से उसके ऊपर 2+ चार्ज आएंगे। लेकिन जब अपन मेन रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें हमको लेड बताना है, तो ये लेड आयन सल्फेट आयन से क्रिया करके सॉलिड लेड सल्फेट बना लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ये कौन सी अभिक्रिया हुई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब क्या होता है कि जो एनोड है उस एनोड के ऊपर सॉलिड लेड सल्फेट जमा होने लग जाता है ना। इस तरीके से इसके चारों तरफ लेड सल्फेट धीरे धीरे जमने लगता है और जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका लेवल धीरे धीरे कम होने लग जाता है। एनोड के बाद बारी आती है कैथोड की। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो कैथोड में, कैथोड किस चीज़ का बना है? लेड ऑक्साइड। इस लेड ऑक्साइड पर भी सल्फेट आयन और 4H+ आयन क्रिया करेंगे। 4H+ आयन कहाँ से है? ये वाले है ना, 4H+ आयन, और 2 सल्फेट आयन थे, तो 2 सल्फेट आयन में से एक ऊपर एक नीचे, और क्योंकि ये रिडक्शन रिएक्शन है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। तो लेड और सल्फेट मिलकर बना लेते हैं सॉलिड PbSO4, है ना, सॉलिड PbSO4। बदले में 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेते हैं? 2H2O लिक्विड फॉर्म में बना लेते हैं। ये है अपचयन अभिक्रिया, है ना। अब अपन इसकी कुल अभिक्रिया देखते हैं। संपूर्ण अभिक्रिया हम जिसको कहते हैं, संपूर्ण क्रिया। संपूर्ण क्रिया में क्या होगा? देखिए, ऊपर से और नीचे वाली रिएक्शन को हमें नोट करना होता है। ऊपर क्या लिखा है? Pb+, ये क्या लिखा है? PbO2, है ना, एक एनोड एक कैथोड है, और सल्फेट कितनी बार है? 2SO4 पे माइनस चार्ज, और क्या है? 4H+ आयंस, है ना। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से काट दो। इधर क्या बचा आपका? PbSO4 लेड सल्फेट, है ना, नीचे भी क्या है? लेड सल्फेट सॉलिड फॉर्म में, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और 2H2O। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि डिस्चार्ज के दौरान जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड था उससे लेड सल्फेट बन गया, और कैथोड और एनोड सबके आसपास लेड सल्फेट की मोटी परत जमा हो गई। जब आपका ये जो लेड सल्फेट है, जब आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका जो घनत्व होता है जब 1.38 से कम हो जाता है, तब आपका ये सेल काम करना बंद कर देता है ना। हमारा ये जो लेड था, ये पूरी तरह से जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड था वो पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो चुका है? लेड सल्फेट में। तो इसने अब काम करना बंद कर दिया। तो काम करेंगे तो अब क्या होगा? अब हम लिखते हैं यहाँ पे आवेशन के दौरान, आवेशन यानी कि चार्जिंग के समय रिएक्शन। अब आपका जो सेल है वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है। डिस्चार्ज हो गया है मतलब कि अब उसका जो पूरा सल्फ्यूरिक एसिड था वो लेड सल्फेट, सॉलिड लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो गया है, जिससे उसने काम करना बंद कर दिया है। तो डिस्चार्ज के बाद जब अपन उसको चार्जिंग पे करते हैं तो रिएक्शन पलट जाती है। जो एनोड है उस पर कैथोड की रिएक्शन होती है, और जो कैथोड है उस पर एनोड की रिएक्शन हो जाती है। मतलब कि पहले इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे, अब कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे। तो रिएक्शन बहुत सरल है। आप देखिए आवेशन के समय कैसी अभिक्रिया होती है। हम यहाँ पे लिखेंगे एनोड, हम लिख क्या रहे हैं? एनोड लिख रहे हैं, पर रिएक्शन कौन सी वाली लिखेंगे? कैथोड वाली। हेडिंग क्या डाली हमने? एनोड। और समीकरण कौन सी वाली लिखेंगे? कैथोड की लिखेंगे। और यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? देखिए मैं यहाँ से नोट कर रही हूँ, PbSO4 लिखो, PbSO4 सॉलिड फॉर्म में प्लस 2H2O, है ना। और फिर इसके बाद क्या बना? इसको इधर रिवर्स लेके आओ, तो ये बना PbO2 प्लस सल्फेट आयन प्लस 4H+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। कुछ नहीं किया हमने, एनोड लिखा और एनोड पे कौन सी रिएक्शन नोट कर दी? कैथोड वाली, और वो भी रिवर्स रिएक्शन, है ना। अब हम क्या लिखेंगे? कैथोड। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन लिखेंगे हम? कैथोड पर लिखेंगे हम एनोड वाली रिएक्शन, और ऊपर से ऊपर स्टार्ट करेंगे। उधर कोने पे क्या लिखा है? PbSO4 सॉलिड फॉर्म में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ आने के बाद क्या बन गया? Pb प्लस SO4। ठीक है, अब इसको हम दोबारा से नोट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे संपूर्ण क्रिया। संपूर्ण क्रिया में नोट करते हैं तो क्या बनेगा? PbSO4 के कितने मॉलिक्यूल्स है? 2। तो PbSO4 के 2 अणु प्लस ऊपर लिखा है 2H2O, है ना। इलेक्ट्रॉन को हम अभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को काट देते हैं। यहाँ पे क्या बना? PbO2, है ना। नीचे क्या है? Pb प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2SO4 और 4H+ आयन।
तो या तो यूँ लिख दो 2SO4 प्लस 4H प्लस आयन, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको 2H2SO4, है ना। तो जो डिस्चार्ज के दौरान जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड था वो सल्फ्यूरिक एसिड सॉलिड लेड सल्फेट में चेंज हो गया था, परंतु जब हम इसको दोबारा चार्जिंग पे लगाते हैं तो चार्जिंग के दौरान जो अभिक्रियाएं हैं वो बदल जाती हैं। एनोड पर कैथोड की क्रिया और कैथोड पर एनोड की क्रिया होने लग जाती है, और जो लेड सल्फेट है अब वो सल्फ्यूरिक अम्ल में दोबारा से बदल जाता है। इसका मतलब जब सल्फ्यूरिक अम्ल का जो परसेंटेज जब वो वापस 38 हो जाता है या 1.38 ग्राम घन सेंटीमीटर उसका घनत्व हो जाता है, तो आपका सेल दोबारा चार्ज हो चुका है, अब आप उसका फिर से उपयोग कर सकते हो। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जब वो डिस्चार्ज होता है तो उस समय हमको एक डायग्राम बनाना होता है ना। इसको अपन ऐसे भी बता सकते हैं कि ये 1 और ये 2, है ना। इसको अपन ऐसे बनाने की बजाय ये ऐसे भी शो कर सकते हैं। अभी एक एक ही बताया जा रहा है ना। ये है लेड, ये देखो, अब इसको अपन को कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ। ये क्या है PbO2, है ना, और ये क्या है Pb। अपन आवेशन के दौरान वाला चित्र बना रहे हैं, है ना। इनके बीच में DC करंट, इसको उल्टी दिशा में दिष्ट धारा दी जाती है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन होता है। इसको हम कहेंगे कैथोड और इस वाले को हम कहेंगे एनोड, है ना। और यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो काफ़ी कम हो चुका है, और इन दोनों पे क्या जमा हो गया है, इन दोनों पे जमा हो गया है PbSO4। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो जो मतलब एनोड द्वारा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे, परंतु अब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से इधर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब निरावेशन होता है तो सेल आपका डिस्चार्ज हो जाता है, और जब आवेशन की क्रिया होती है तो सेल दोबारा से चार्ज हो जाता है। एग्जाम में ये प्रश्न ऐसे भी आता है कि सीसा संचायक सेल का चित्र और केवल समीकरण लिखिए। समीकरण बहुत सरल है, तो आवेशन और निरावेशन के दौरान की आप समीकरण बना सकते हैं, और उसमें 3 चित्र बना सकते हैं, एक ये वाला और एक मैं वो 2 चित्र आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करके समझा देती हूँ, है ना। वो 2 चित्र कैसे बनेंगे देख लेते हैं हम। पहले चार्जिंग के दौरान वाला, है ना। देखिए ये है आपका ये लेड, है ना, और ये लेड ऑक्साइड, है ना। ठीक है, इसको इस तरह से बनाएंगे, और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है। ये लेड का बना एनोड है। एनोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जिस पे ऑक्सीडेशन होता है, जबकि ये क्या है, ये है कैथोड, जिस पर रिडक्शन यानी अपचयन की क्रिया होती है, और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। और यहाँ पर क्या भरा हुआ है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका घनत्व कितना है 38% या 1.38 ग्राम घन सेंटीमीटर। ये नॉर्मल डायग्राम है जो कि सेम इसकी तरह है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये निरावेशन के दौरान का चित्र है। निरावेशन मतलब कि डिस्चार्ज होते समय वाला डायग्राम, और चार्जिंग के समय ये वाला डायग्राम है। कैसा है ये, फिर से बना देते हैं इसको हम, कि वही 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना। एक इलेक्ट्रोड जो है वो लेड का बना है, और एक इलेक्ट्रोड लेड और एंटीमनी की जाली का होता है, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है PbO2, और यहाँ लिखेंगे हम Pb, है ना। इनको DC करंट दिया जाता है, दिष्ट धारा इनको दी जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉन जो है करंट फ्लो इस तरफ हो रहा है ना। और ये किसका काम कर रहा है इस बार, ये जो एनोड है वो बन चुका है कैथोड, है ना, और जो कैथोड है वो बन चुका है एनोड। तभी तो जो रिएक्शंस है वो अपोजिट डायरेक्शन में कंप्लीट होते हैं। और इनके चारों ओर बहुत सारा PbSO4 लेड सल्फेट जमा हो गया है ना। तो जैसे ही चार्जिंग के दौरान हमें रिएक्शन कंप्लीट करते हैं तो जो पूरा का पूरा लेड सल्फेट है वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इसका घनत्व फिर से 1.38 या मान लो 38% हो जाता है तो आपकी जो बैटरी है फिर से चार्ज हो जाती है, और हम इसका दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये सीसा संचायक सेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब जो द्वितीयक सेल है, सेकेंडरी सेल, इसके भी 2 एग्जाम्पल्स है, एक तो सीसा संचायक सेल और एक है ईंधन सेल। उसको भी हम देख लेते हैं ताकि हमारे सेल वाले सारे टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे, है ना।
तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्वितीयक सेल का अगला भाग, ईंधन सेल। ईंधन सेल नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें क्या किया जाता है। ईंधन सेल में हाइड्रोजन या मीथेन या मेथिल अल्कोहल आदि ईंधनों की दहन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। किसी भी ईंधन को जलाएंगे तो उनको जलाने पर दहन ऊर्जा मुक्त होती है, और दहन ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है तो ऐसा किन सेलों में किया जाता है? ईंधन सेलों में। तो हम देखते हैं ईंधन सेल कौन सा है ना। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी सेल है ईंधन सेल, जिसको हम फ्यूल सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्यूल सेल का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसे सेल जिनमें, है ना, इसकी डेफिनेशन भी अपन लिख सकते हैं, ऐसे सेल जिनमें हाइड्रोजन या मीथेन या मेथिल अल्कोहल CH3OH, मेथेनॉल भी कहते हैं, मेथेनॉल जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा से, दहन ऊर्जा मतलब कि उनको जलाने से जो ऊर्जा मिलती है, दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उन्हें फ्यूल सेल या ईंधन सेल कहते हैं। ठीक है, कितना क्लियर है ये? दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये काम ईंधन सेल का होता है। बहुत सारे ईंधन सेल हम लोग यूज़ करते हैं। इसका एक कॉमन ये है कि इनमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, वो कोई पर्टिकुलर धातु के नहीं होते हैं। इनके जो इलेक्ट्रोड होते हैं, नॉर्मली अपन एनोड और कैथोड का इस्तेमाल करते हैं, पर इनके जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो छिद्रित रॉड्स के रूप में रहते हैं। छिद्रित कार्बन की छड़ होती है, और उन छिद्रित कार्बन में या तो प्लेटिनम, या प्लेटिनम ना हो अपने पास अवेलेबल तो पैलेडियम, या पैलेडियम ना हो तो लेड धातु के ऑक्साइड उसके अंदर भर दिए जाते हैं। छिद्रित कार्बन की छड़ लेते हैं जिसके अंदर प्लेटिनम या लेड ऑक्साइड या प्लेटिनम ऑक्साइड को उसमें भर दिया जाता है, चाहे वो कैथोड हो या चाहे एनोड हो। और इसका जो विद्युत अपघट्य विलयन होता है, इसका विद्युत अपघट्य विलयन जनरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होता है। NaOH या KOH का सॉल्यूशन, है ना, जलीय विलयन उसके अंदर भरा जाता है। ये मैंने आपको कॉमन चीज़ बताई है। अब अपन हेडिंग डालेंगे, कौन सा वाला सेल पढ़ेंगे आज अपन? H2O2 ईंधन सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इजी है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इनमें कि सबसे पहले इसका जो इलेक्ट्रोड है वो किस चीज़ का बना है? इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं तो वही छिद्रित कार्बन में प्लेटिनम या पैलेडियम धातु के ऑक्साइड तो भरे होते हैं, परंतु इनके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनमें जो एनोड की तरफ गैस होती है ना, एनोड की तरफ हाइड्रोजन गैस को भर दिया जाता है कार्बन की छड़ में, है ना। तो इलेक्ट्रोड के रूप में हाइड्रोजन गैस को कार्बन की छिद्रित छड़ जिसमें प्लेटिनम या लेड ऑक्साइड ऑलरेडी भरा हुआ है उस तरफ तो हम हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो कैथोड होता है उस कैथोड की तरफ ऑक्सीजन गैस का प्रवेश करवाते हैं। और ऑक्सीजन गैस को कहाँ पे प्रवेश करवाते हैं? वही कार्बन की या ग्रेफाइट की छिद्रित छड़ होती है जिसमें प्लेटिनम या लेड के ऑक्साइड्स भरे होते हैं, है ना। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रोड की बात। दूसरी बात आती है कि इसके अंदर पर्टिकुलर विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन इसके अंदर हम लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, जो कि किसका काम करता है? विद्युत अपघट्य का। अब इस ईंधन सेल में कुछ बातें ध्यान रखने लायक है कि इसका जो टेम्परेचर होता है, ताप, वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। तो इसका टेम्परेचर होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो दाब होता है
वो कितना होता है इसका दाब? 20 से 40 वायुमंडलीय दाब, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसको हमें ईंधन सेल पे अप्लाई करना होता है। अब सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। बहुत सिंपल और सरल सा डायग्राम है। क्या किया जाता है इसके अंदर, देखिए इस तरह से हम अब ये देखिए, ये एक बॉक्स या कंटेनर है ना, ये बिल्कुल सीधे में बना लेते हैं इसको अपन, है ना। और ये दो कंटेनर्स हैं यहाँ पे ऐसे पार्शनली निकली हुई है। ये तो हो गया हमारा एक इलेक्ट्रोड, है ना। इस तरफ ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड है और ये यहाँ से पैक है ना। और यहाँ पे से H2O जो होता है वो वेपर्स के रूप में बाहर निकलता है, यहाँ से H2O, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड ये है। जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो होता है एनोड, और यहाँ से कौन सी गैस अंदर प्रवेश करती है? हाइड्रोजन। इसी प्रकार से जो राइट साइड वाला होता है इलेक्ट्रोड वो होता है कैथोड, और यहाँ से ऑक्सीजन गैस प्रवेश करती है। और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है, अपने को पता ही है कि इलेक्ट्रोड काय के बने हैं। ये इलेक्ट्रोड जो है कार्बन की छिद्रित छड़ होती है, जो जिसके अंदर प्लेटिनम या पैलेडियम लेड का ऑक्साइड भरा होता है। इस तरफ से हाइड्रोजन गैस प्रवेश करती है, तो इसको अपन हाइड्रोजन कक्ष भी कहते हैं या एनोड कक्ष भी कहते हैं। इसको हम ऑक्सीजन कक्ष या कैथोड कक्ष भी कह सकते हैं। बीच में भरा होता है इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, है ना। यहाँ पे विद्युत अपघट्य के रूप में KOH का सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ होता है। जब रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन में H2O बनता है लिक्विड फॉर्म में, जिसका इस्तेमाल जो अंतरिक्ष यात्री थे, अपोलो जो प्लान हुआ था, है ना, अपोलो और जर्मनी, इन दोनों ने जब वो अंतरिक्ष यान में ये जब सेल यूज़ किया था तो जो पानी बना था उसका इस्तेमाल उन लोगों ने पीने के रूप में किया था। तो ये चीज़ें सारी समझ में आ गई। अब मुख्य चीज़ आती है इनकी रिएक्शन, है ना, इसकी समीकरण अपन समझते हैं। तो जो इसकी अभिक्रियाएं हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। अभिक्रियाएं अपन यहाँ लिख देते हैं। अभिक्रियाओं में सबसे पहले कौन सी? एनोड पर क्या होगा? एनोड पर ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होगी। तो एनोड काय का बना है? हाइड्रोजन का। अच्छा, जो KOH होगा उसका आयनन होगा, तो K+ अलग और OH- अलग होगा। तो OH आयन से जब ये क्रिया करता है तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा H2O, है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसलिए मुक्त हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। 2 नहीं 4। एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो 4 हाइड्रोजन मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन्स त्यागेंगे। एनोड के बाद अगला आता है कैथोड। कैथोड किस चीज़ का बना है? ऑक्सीजन का बना है। तो कैथोड पर ऑक्सीजन जो होता है और जो H2O जो बन चुका है, उस H2O से जब एक कैथोड क्रिया करता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन बना लेता है, 4 OH- आयन, है ना। यहाँ पे हमको एक चीज़ और लिखनी है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन भी तो ये गेन करेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोक्साइड आयन बना लेता है। और इसकी जो कुल अभिक्रिया है, मेन रिएक्शन, अब इसकी मेन रिएक्शन कैसे होगी? देखो, एक हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे है, एक हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे, इसको इससे कट कर दो। H2O इधर है, H2O इधर है, इसको इससे कट कर दो, है ना। अब हम इसको आगे नोट करते हैं। तो कैसे नोट करेंगे संपूर्ण अभिक्रिया? हाइड्रोजन गैसीय फॉर्म में है, ये ऑक्सीजन ये भी गैस फॉर्म में है, और इधर क्या बचेगा? इधर 2H2O ये था, उधर 4H2O था, तो 2 बचा ना ऊपर, यहाँ पे हम लिख देंगे 2H2O, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पे 4 जल के अणु थे और यहाँ पे 2 जल के अणु थे, तो 2 से 2 कट गए, बचे 2। तो ये जो संपूर्ण अभिक्रिया है, इसमें हम बता सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर H2O लिक्विड के फॉर्म में बनाता है, और ये जो लिक्विड बनता है ये इस अभिक्रिया में मुक्त होता है, और इसका इस्तेमाल अपोलो अंतरिक्ष यान में वैज्ञानिकों ने किया था। अच्छा, एक बात और है, इसमें एक और चीज़ याद रखना कि इस ईंधन सेल के लाभ क्या क्या हैं। बहुत काम का होता है। एक तो ये जो सेल हैं ये प्रदूषण मुक्त होते हैं, मतलब इस सेल से कोई धुआं नहीं निकलता है, तो इको फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। इनकी जो दक्षता होती है वो 70% होती है, मतलब ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इसकी दक्षता 70% होती है, और ये 70 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बिना रुके काम करते हैं, ताप पर कार्य कर सकते हैं।
और मेरी बात फिर से याद रखना कि अपोलो अंतरिक्षयान में जो लोग गए थे, जो अंतरिक्ष यात्री गए थे, उन्होंने इसी सेल का यूज़ किया था और इसमें जो जल बना था उसका इस्तेमाल इन्होंने अपने उपयोग के लिए भी किया था। तो ये ईंधन सेल जो है ये भी सेकेंडरी सेल है, बहुत सिंपलेस्ट सेल है। तो इस चैप्टर में हमारे जितने भी सेल थे वो सारे कंप्लीट हो गए। प्राथमिक सेल में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार टैली कर लेते हैं हम लोग कि प्राथमिक सेल में कौन कौन से सेल पढ़े हमने। प्राइमरी सेल में हमने पढ़ा ड्राई सेल, शुष्क सेल और मरकरी सेल, है ना, दो तो ये। और अभी सेकेंडरी सेल में हमने कौन सा पढ़ा, सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी और एक ये ईंधन सेल। इस प्रकार से हमारे 4 सेल कंप्लीट हुए। इसके पहले अपन ने डेनियल सेल और पढ़ा हुआ है ना। डेनियल सेल कौन सा वाला है, ये कॉपर सल्फेट कॉपर की रॉड, जिंक सल्फेट जिंक की रॉड, यानी कुल 5 प्रकार के सेल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं।